तो बजट पेश किया गया और ये तीसरा बजट था निर्मला सीतारमण का मोदी सरकार में। तो कोरोना महामारी में चुनौतियां बढ़ाई हैं। सबसे पहले कहां से शुरुआत की है उन्होंने? आर्थिक मंदी के बारे में सोचा भी नहीं था। कोरोना से वैश्विक अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा, यहां से उन्होंने शुरुआत की। बड़ी बातें क्या, जरा ये समझ लीजिए आप। तो 6 साल में एमएसपी 1.5 गुना की गई, 7 साल में 2 गुना से ज्यादा धान खरीदा। पशुपालन डेयरी में कर्ज देने पर ज्यादा फोकस। पशुपालन डेयरी में 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो बजट की कुछ मुख्य बड़ी बातें। पंद्रह 15,000 आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा है। सैनिक स्कूल 100 से ज्यादा खोलने की घोषणा की गई है। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया फिलहाल यहां। तो टैक्स पेयर को फिलहाल जो पिछली बार जो राहत मिली थी उसके बाद से यहां कुछ नया दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एक चीज ये है कि 75 के ऊपर जो बुजुर्ग है वो आईटीआर नहीं भरना होगा। और जो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं बाहरी विदेशी मोबाइल जरा महंगे हो गए, सोना चांदी सस्ता होगा, ऐसी फिलहाल आशा है। कैसे होगा ये आगे एक प्रोसेस की चीज है। तांबे के सामान उपकरण सस्ते होंगे। तो एक रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता पढ़ी थी उन्होंने, ये विश्वास वो चिड़िया है जो सुबह के अंधेरे में भी रोशनी महसूस कर लेती है और गाती है। यहां से अगर हम शुरुआत करें कोठारी साहब, तो क्या लग रहा है कि ये जो बड़ी बातें हम लोग बता रहे हैं और इस बजट से, क्योंकि देश में कई तरह के आंदोलन भी हुए, इस साल हमने महामारी भी देखी है, अलग अलग तरीके की बात थी, लेकिन जो किचन बजट हो जाता है ना, एक आकलन होता है, उसके हिसाब से इस बजट में आपको क्या कुछ देखने को मिला है? इस बजट में जैसे कि मुझे तो आशंका थी कि इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। उसका एक कारण भी था कि सर मैं रोक रहा हूं आपको। यहां शेयर मार्केट देखिए आप किस तरह से, बाजार की क्या स्थिति है। 1200 अंकों की उछाल है सेंसेक्स में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1200 अंकों की उछाल सेंसेक्स में। इस उछाल को क्या कैसे समझे? इस उछाल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 2-3 चीजें उन्होंने कंपनीज के लिए की है। हाँ। एक तो ऐसी कंपनीज जो स्मॉल कंपनीज जिनको कहा जाता है, उन स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन में बदलाव किया है। वो पहले 50 लाख तक की जो पेड अप कैपिटल जिन कंपनीज की होती थी उन्हें स्मॉल कंपनीज कहा जाता था। अब उस 50 लाख की सीमा को 2 करोड़ कर दिया है। साथ ही साथ जो टर्नओवर की लिमिट जो पहले 5 करोड़ होती थी स्मॉल कंपनीज की, उसे बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया है। तो इससे बहुत ज्यादा कंपनी, जो उन्होंने लगभग आंकड़ा भी दिया कि लगभग 1,20,000 कंपनीज जो है वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगी। अब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आने के बाद एक्चुअली उनको क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो कंपनीज के बहुत ज्यादा अनुपालन करना पड़ता है, कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा जो होते हैं, वो कंप्लायंसेस उनके लिए काफी कम हो जाएंगे। अगर आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर उन्हें 10 फॉर्म भरने होते हैं, हाँ, तो उन्हें केवल 2 ही फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो जब कंप्लायंस कॉस्ट कम होगी और कंप्लायंस बर्डन कम होगा तो कंपनी अपना व्यापार बहुत अच्छे से कर पाएगी। एक तो यह भी एक कारण है कि जो शेयर मार्केट इतना उछला है। दूसरा, उन्होंने एक जो डीक्रिमिनलाइजेशन प्रोसेस है, मतलब जब 2013 का कंपनीज एक्ट लागू हुआ था, उस समय ये हुआ था कि उसमें बहुत सारी आपराधिक धाराएं भी जोड़ दी गई थी और बहुत ज्यादा मतलब आर्थिक पेनल्टीज भी लगा दी गई थी। तो धीरे धीरे इस सरकार के आने के बाद उसको उन्होंने हटाना शुरू कर दिया है और कंपनीज एक्ट में लगभग जो डीक्रिमिनलाइजेशन की एक प्रोसेस थी वो लगभग उन्होंने खत्म कर दिया। अब क्रिमिनलाइजेशन जो है बहुत सीरियस कोई ऑफेंस है, तो मतलब कंपनीज एक्ट का अगर आपने अनुपालन नहीं किया। जिस सेक्टर में बात की जा रही थी, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, क्योंकि कोरोना के बाद इन 3 सेक्टर को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि सरकार उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। हालांकि क्योंकि बीच बीच में जिस तरह से राशि रिलीज की उन्होंने, तो ये लग रहा था कि बजट में केवल उस राशि का भी प्रावधान या दिखाया जाएगा कि हमने जो राशि रिलीज की थी उसके लिए ये फंड है। लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इसको लेकर कैसा दिखता है आपको? ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो उन्होंने लास्ट ईयर, जैसे उन्होंने खुद ही बताया कि 94,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था और इस साल उन्होंने लगभग 2,27,000 करोड़ का प्रावधान किया है जी। तो 137% का उन्होंने उसमें मतलब बढ़त दिखाई है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो काफी मतलब प्रावधान किया है। और शिक्षा के लिए भी उन्होंने, जैसे लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की है, बहुत सारे एकलव्य स्कूल की बात की है और कई सारे जो दूसरे जो स्कूल्स के लिए उन्होंने मतलब रिफॉर्म्स की घोषणा की है, वो भी मतलब उन्होंने काफी की है।
और रोजगार तो ऐसा है कि अभी फिलहाल रोजगार की तो एक बात मैं आपको बता दूं जी कि आने वाले समय में अगर आप रोजगार का मतलब अगर सरकारी नौकरी से अगर जोड़ेंगे तो रोजगार कोई भी सरकार आने वाले समय में नहीं बढ़ा नहीं, पाएगी। वो जो आत्मनिर्भर को इतना जोर देकर कह रहे हैं, उस आत्मनिर्भर में रोजगार दिख रहा है क्या? आत्मनिर्भर में स्वरोजगार दिख रहा है। स्वरोजगार। हाँ, आप रोजगार और स्वरोजगार को थोड़ा सा अलग करिए, क्योंकि रोजगार से यहाँ पे हमारी जो भारतीय मानसिकता ये है कि हमें सरकार रोजगार दे, सरकार नौकरी दे, जबकि इस सरकार का शुरू से यही उद्देश्य रहा कि हम स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की जो इनकी नीति है वो एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन कर रही है, लेकिन चूंकि वह रोजगार आंकड़ों में नहीं आ पाता, इसलिए आंकड़ों की बाजीगरी होती है, आंकड़ों का जब तुलनात्मक अध्ययन होता है तब आप और हम कह सकते हैं कि रोजगार तो हमें मिला ही नहीं है, सरकार रोजगार नहीं दे पाई। लेकिन स्वरोजगार, मैं रुक रहा हूं, आपको कांग्रेस क्या रिएक्शन दे रही है इस बजट पर? क्योंकि आप भी इसे बहुत अच्छे से समझते हैं, आंकड़ों की बाजीगरी भी जानते हैं, और टैक्स के साथ साथ कंपनियां, छोटे उद्योग, एमएसएमई, तमाम चीजों की बातें हुई हैं। क्या लग रहा है आपको, कितना नंबर देते हैं इसको? देखिए, ये जो बाकी सब बातें अपनी जगह हैं, बजट से आम आदमी को क्या रिलीफ मिलने वाली है वो मेन फोकस होना चाहिए था। आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम सोच रहे थे कोरोना काल में जिनके रोजगार छिन गए, जो प्रवासी श्रमिक बेरोजगार हो गए, छोटे दुकानदार लगातार घाटे में रहे, स्ट्रीट वेंडर्स, इसीलिए तो आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान हुआ है। नहीं, आत्मनिर्भर पैकेज का मतलब ये होता है कि उनको डायरेक्ट कैश बेनिफिट सिस्टम कुछ देना चाहिए था। डायरेक्ट कैश, एक मिनट में रुकता हूं। सुंदरानी जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी पंड्या जी। डायरेक्ट कैश का मतलब क्या है? जैसे सीधे खाते में पैसा पहुंचा दिया जाए या फिर उसे आत्मनिर्भर बनाया जाए? देखिए, निश्चित रूप से ये बजट आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आप, मैंने डायरेक्ट कैश के बारे में पूछा ना, मैं आ जाऊंगा, उसकी प्रशंसा आप बाद में कीजिएगा। जी पंड्या जी। जी, मैं ये पूछ रहा हूं, साफ तौर पर कह रहा है यहां पर कि कांग्रेस की तरफ से कि जो बजट आया है इसमें उन्हें वो उम्मीदें नहीं मिली। क्या आप जो कह रहे थे वरल्यानी साहब, आपकी बात दोहरा दीजिए, आप पूछ लीजिए उनसे। देखिए, ऐसा है कि जो लोग कोरोना काल में बेरोजगार हो गए, छोटे व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया, स्ट्रीट वेंडर्स कहीं के नहीं रहे, उनके लिए इस बजट में हम सोच रहे थे कि डायरेक्ट कैश बेनिफिट की कोई स्कीम आएगी। अमेरिका ने सीधे खाते में पैसा डालते हैं पैकेज दिया था। उनका सीधा जो कहना है, मैं बताता हूं आपको वो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसा आप किसानों के सीधे खाते में पैसा डालने की बात करते हैं ना, वैसा उन लोगों को कलेक्ट करके उनका एक डेटा निकाल के उनके सीधे खाते में पैसा क्यों नहीं पहुंचाने की व्यवस्था दिखी इसमें, ये पूछ रहे हैं। देखिए पंड्या जी, व्यापारी और उद्योगपति चाहे छोटा हो या बड़ा हो, डायरेक्ट पैसा सरकार से नहीं चाहता, सरकार से राहतों की उम्मीद चाहता है, टैक्सेशन में उम्मीद चाहता है। और जिस प्रकार से एमएसएमई में जिस प्रकार छूट दी, कई सारे उद्योगों में, छोटे सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास, 15,700 से अधिक करोड़ रुपए की राशि एमएसएमई के लिए रखी गई है और करीब करीब दुगनी राशि रखी गई है। छोटे उद्योग और सूक्ष्म उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार के अवसर अपने आप बढ़ेंगे। और चाइना से मुकाबला भी हम तभी कर सकते हैं जब घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे, वहां मुकाबला करेंगे। उन राज्यों के लिए भी तो इस बजट में बहुत कुछ है। इनको पूछिए पंड्या जी जी कि जब देश में डिमांड पैदा होगी तब तो उद्योगपति उत्पादन करेगा। इसलिए आम आदमी के हाथ में परचेसिंग पावर के लिए पैसा ही नहीं होगा तो एमएसएमई लोन क्यों लेगा? और जो 20 लाख करोड़ का पहले पैकेज डिक्लेयर किया गया था वो लोन पैकेज था, राहत पैकेज नहीं था। तो देश में डिमांड एंड सप्लाई के बैलेंस को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि लोगों के हाथ में आप परचेसिंग पावर दें। परचेसिंग पावर तब आएगा जब आपको डायरेक्ट कैश बेनिफिट देंगे। अमेरिका ने 110 लाख करोड़ रुपया दिया है कोरोना काल में, 110 लाख करोड़। सर वो अमेरिका है ना सर, उसकी मुद्रा मैं 20 लाख करोड़ का आपने 1,45,000 चाहे लोन के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी तो दिया है भारत सरकार ने भारत के लोगों को। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, कृषि के क्षेत्र में जितना जंप मारा है एनडीए सरकार ने, यूपीए सरकार को कितना पछाड़ा है। जो आंकड़े वित्त मंत्री जी ने हम सबके सामने रखे, बाजीगरी मत जाइए सुंदरानी जी, 226 करोड़ रुपए। आपको भी रोक रहा हूं मैं जरा छोटे उद्योग के साथ साथ चल रहा कॉमर्स क्या सोचता है। 236 करोड़ खर्च करते थे, जो आज 8,000 से अधिक करोड़। सर रोक रहा हूं ना सर, आपको सर निवेदन है सर रुकिए ना
10,550 करोड़ रुपए सुंदरानी साहब रोक रहा हूं जरा, मैं बरलोटा साहब से बात कर लूं। आपको क्या लग रहा है? जो देखिए साहब, जो वर्तमान परिस्थिति थी उसमें बाजार में पैसे की लिक्विडिटी की जरूरत थी, और जो आज जो वित्त मंत्री जी ने जो कहा है कि हम नए कॉरिडोर बनाएंगे और हेल्थ सेक्टर पे जो पैसा देंगे या किसान पशुपालन और डेयरी पे जो पैसा देने की बात की है, निश्चित ही जब ये बाजार, इनको जो पैसा आएगा तो बाजार में पैसा आएगा, और बाजार में पैसा आने से बूम आता है। तो ये जो व्यवस्था है, जैसे आज अपन छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को पैसा दिया तो हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं भी मंदी का असर नहीं दिखा। तो इस प्रकार से जो वित्त मंत्री जी ने इन 4-5 सेक्टर्स पे, यदि हेल्थ के सेक्टर में पिछले साल के तुलना में 137% की जो ग्रोथ की बात की है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ध्यान दिया गया, और सूक्ष्म लघु उद्योग पे 15,700 करोड़, और खासकर पशुपालन डेयरी पे जो 40,000 करोड़ की बात की गई, इससे निश्चित ही व्यापार जगत को राहत मिलेगी। छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं, जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल बेचते हैं, खरीदते हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, ऐसे में आपको लग रहा है कि कस्टम ड्यूटी के बाद जो विदेशी मोबाइल है कम से कम वो तो महंगे हो जाएंगे, और हम अधिकतर विदेशी मोबाइल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कोठारी साहब का यहाँ कुछ इस पर रिएक्शन है। एक्चुअली क्या है, कस्टम ड्यूटी जो बढ़ाने का जो कारण था वो यह कारण है कि अभी हमारे पहले 2 से 3 साल पहले तक हमारे यहाँ मोबाइल इंडस्ट्रीज काफ़ी कमज़ोर थी। अभी हमारे यहाँ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके जो रेट्स है, उनके जो मोबाइल्स है वो कॉम्पिटिटिव 2.5 एक प्रोटेक्शन समझ सकते हैं कि अगर बाहर का मोबाइल है, लेकिन जो बड़े बड़े मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हमने राजनीतिक लोगों के हाथ में भी देखा है, जो पैड देखे हैं, वो कम से कम क्या ये अवसर आ पाएगा कि हम उनके हाथ में भी, जिस तरह से आज एक टैब की तरह छोटा सा टैब लेकर आई थी वित्त मंत्री जी, और उसके बाद उन्होंने डिजिटलीकरण का ये सीधा उद्देश्य था सरकार का, या ये था कि हम आत्मनिर्भर भी हैं और डिजिटल इंडिया की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर इंडियन मार्क हो, ये कब देख पाए हैं, और डिजिटल इंडिया की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर इंडियन मार्क हो, ये कब देख पाएंगे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि इंडियन मार्क ये पहले जैसे मोदी जी ने कहा हुआ कि मेड इन इंडिया, और मतलब मेक इन इंडिया, तो एक्चुअली जो अब आप देखिए, अगर बड़े मोबाइल की जैसे आपने बात की है, सैमसंग विश्व का सबसे बड़ा जो अपना प्लांट है वो यहाँ पे भारत में उसने अपना सेटअप किया है। चाहे आप एप्पल की बात कर लें, एप्पल की भी असेंबलिंग यूनिट यहाँ पे है और एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी यहाँ पे है। तो जितने भी बड़े ब्रांड्स है वो सारे के सारे ब्रांड्स यहाँ पे इंडिया में मतलब मोबाइल बना रहे हैं। और उसके अलावा कई जो इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज है, जो भारतीय इंडस्ट्रीज है, वो भी करीब लगभग 2000 से ज्यादा इंडस्ट्री जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन सर सवाल यही आ जाता है, हालांकि ये थोड़ी बजट से दूसरी तरफ की बात हो जाएगी, सवाल ये आ जाता है कि जो लोग जो कंपनियां बहुत कम बजट में वो सारी चीजें, वो सारे इक्विपमेंट्स आपको दे रही हैं, तो फिर हैवी बजट में क्यों जाना चाहेगा इंसान? नहीं, हैवी बजट में मतलब आपके कहने का मतलब महंगे मोबाइल क्यों? महंगे मोबाइल की तरफ। हाँ, तो महंगे मोबाइल देखिए, आज की तारीख में अगर स्मार्टफोन की बात करें तो अगर आप 5,000 का स्मार्टफोन लें या 50,000 का स्मार्टफोन लें, उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता नहीं है। आपको मतलब हम अगर 50,000 का भी स्मार्टफोन लेते हैं या आप 1 लाख का भी स्मार्टफोन ले लें, तो अगर आप देखेंगे कि आप उसका उपयोग कितना करते हैं, बिल्कुल उसमें उसके फीचर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उसके 10% फीचर्स का ही उपयोग कर पाते हैं। जो एक सीए के बतौर आपने जो बात मुझे कही है कि 2.5 जो कस्टम ड्यूटी है, मैं इसे ऐसे समझूं, या हम उन व्यापारियों को ऐसे समझा सकते हैं, या जो दर्शक हमारे उनको ये समझा सकते हैं कि ये जो नई कंपनियां जो भारत में लगेगी या जो मेड इन इंडिया की बात हो रही है, उनको एक थोड़ा प्रोटेक्शन जरूर है। प्रोटेक्शन है। और जब ये कस्टम ड्यूटी उन्होंने बढ़ाई है तो उससे होगा ये कि जब बाहर से आने वाले मोबाइल महंगे होंगे तो लोग निश्चित तौर पे जो भारत में जो निर्मित मोबाइल है उसकी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि इसके रेट मतलब ज्यादा अच्छे होंगे। कृषि के साथ साथ फिशिंग सेक्टर के लिए भी ऐलान किया है, तो जिस तरह से हमने देखा है कि आप किसानों की तरफ आपकी भी सरकार ध्यान देती है, आपको लग रहा है कि देश के किसानों को फोकस किया गया इस बजट में? एक तरफ किसान आंदोलन था, उसका भी ध्यान रखा, कांग्रेस क्या सोच रही है? देखिए, किसान आंदोलन का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। किसानों की एक सूत्रीय मांग ये थी कि यदि आप किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहते हैं तो एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। हम बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि किसान आंदोलन से को राहत देने के लिए केंद्र सरकार एमएसपी पे कम से कम कोई घोषणा करेगी, लेकिन बड़ा दुख हुआ कि 3 कानून वापस लेने की बात तो हुई नहीं, एमएसपी पर भी कोई घोषणा नहीं हुई। इससे जो एग्रीकल्चर सेक्टर ने कोरोना काल में भी जो अपना जलवा दिखाया था, क्योंकि इंडस्ट्री सब बैठ गई आपकी, कोरोना काल में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ने ही आपके जीडीपी को बचाने का काम किया है। मैं जहां तक समझ रहा हूं एमएसपी को लेकर कुछ बात हुई है शायद, मेरे हिसाब से लेकर बात हुई। एमएसपी को उन्होंने कहा कि हमने पहले 2013-14 की तुलना में
खरीदी के रेट बढ़े हैं। 2013-14 की तुलना करें 19-20 से, भाई खरीदी के रेट बढ़े हैं। हाँ। तो लागत भी तो बढ़ी है। ये विपक्ष कह रहा है, एक सीए क्या कहता है? एमएसपी तो चाहिए। एमएसपी पे उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा वादा था 150% लागत का देने का, वो हमने पूरा कर लिया है। और अभी हम किसानों को जितनी जो एमएसपी है, उन्होंने एक तुलनात्मक आंकड़े भी दिए हैं कि हम लागत का 150% दे रहे हैं। तो फिर एमएसपी लागत का 150% दे रहे हैं, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि आय दुगुना हो जाएगी। उसमें ये दिख रहा है क्या दुगुनी आय यहाँ लग रही है? क्योंकि पिछले 5 साल से और उसके पिछले 5 साल से जब से सरकार आई मोदी सरकार की, ये बार बार वादा किया जाता है कि किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, क्योंकि जो लागत है वो लागत कम होगी और साथ ही साथ जो फसल का जो आपको पैसा मिलना है, जो रिटर्न मिलना है, वो रिटर्न ज्यादा होगा। उससे दोगुनी आय की अगर बात करते हैं तो वो दिखता है क्या? इस दुगुनी आय की बात इस बजट में तो नहीं दिखती, लेकिन इस बजट से पहले जब प्रधानमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की थी, तो उन्होंने एक घोषणा ये भी की थी, उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए कि आप दुगुनी आय कैसे कर सकते हैं। अब किसानों को भी उन चीजों को मानना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि आप अपनी जो जमीन, जो खाली जमीन, जो मेड़ है, इन सब में आप सोलर पैनल लगाइए। सोलर मतलब जो सोलर विद्युत होती है उसको आप लगाइए, ताकि उससे जो आपकी उससे भी आपकी इनकम होगी। और उसको काफी हैवी सब्सिडी में, या लगभग ये समझिए कि आपको जीरो में 1 एकड़ 2 एकड़ का इंसान कैसे सोलर पैनल लगाएगा? ये एक सब्सिडी भी चल उसमें अगर आ जाए वो एक लंबी, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा कि आज एक 2400 स्क्वायर फीट का मकान बन रहा है, वो अपने मकान के ऊपर में सोलर एनर्जी का प्लांट लगाता है और उस पे वो अपनी सारे विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है कम भी कर लेता है। और इसके अलावा उसको जो सीएसईबी से मैं जरा इस पर, जो कृषि विशेषज्ञ भगवान सिंह मीणा साहब और साथ ही साथ कांग्रेस के हमारे एक और साथी जुड़े हैं, स्वदेश शर्मा जी प्रवक्ता है। सर, आप दोनों का भी स्वागत है इस डिबेट में। आप मंचो भी जिला सद जी, धन्यवाद जी। मैं मीणा साहब आपके पास आता हूं। कृषि के क्षेत्र में कितने बड़े बदलाव, क्योंकि फिशिंग के साथ साथ दूसरी चीजों में कृषि क्षेत्र के जो लोग हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि साहब इसमें कुछ बड़ा दिखाई नहीं देता, यहां से दोगुनी आय का कोई रास्ता नहीं दिखता है। जी, निश्चित तौर पे सर आपने सही बात उठाई है। एक्चुअली क्या कि जो केंद्र सरकार है और सभी राज्य सरकारें भी जो अभी जो कैंपेनिंग चल रही है आत्मनिर्भर भारत, तो इस समय जो किसान थे वो आत्मनिर्भर भारत के तहत कुछ पैकेज चाह रहे थे, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट वो खुद स्थापित कर सके, छोटी छोटी यूनिट लगा के वो फूड प्रोसेसिंग कर सके, और जैसे पॉली हाउस का निर्माण कर सके। तो ऐसे जो आत्मनिर्भर जिससे किसान हो सके, किसान की आय भी बढ़ सके, तो ऐसी जो उम्मीदें किसानों ने बजट में करी थी, तो उन लोगों को कुछ नया सरकार की ओर से कुछ दिया नहीं गया। तो इसके कारण किसानों को भी और जो कृषि क्षेत्र के जो लोग जुड़े उनको भी काफ़ी निराशा इसमें हाथ लगी है कि आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन सरकार चला रही है उसमें किसानों के लिए कुछ नहीं आया है। दूसरा सर, एक और जो किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है वो है कि सरकार ने जो 20 साल पुराने वाहनों को हटाने की जो बात कही है अभी, तो क्या होता है कि किसान जब एक कोई मशीनरी खरीदता है, ट्रैक्टर ले लो या और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो उसको एक लंबे समय तक चलती है, क्योंकि वो एक ही बार बड़ी मुश्किल से खरीद पाता है। उसका ब्याज ही, उसका जो किस्तें चुकाते चुकाते उसको 20 साल 25 साल लग जाते हैं। तो अगर आज सरकार ऐसे कदम उठाएगी तो उनको कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होगा। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान हुआ है, मैं समझता हूँ मीणा साहब, इसमें आप जो बात कर रहे हैं उसके लिए कुछ हो सकता है। जी नहीं सर, इसमें जो किसानों के लिए मतलब हम ये चाह रहे हैं कि गांव का व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। कोई कंपनी प्रोजेक्ट लेके आएगी तो वो तो कंपनी को फायदा होगा, उसमें कुछ एम्प्लॉय काम करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक गांव के छोटे छोटे जो शिक्षित बेरोजगार है या जो गांव में निवास करने वाले लोग हैं उनको छोटी छोटी यूनिट्स के लिए आप सब्सिडी स्वदेश शर्मा जी, नहीं करेंगे जब तक ये इसमें जो फायदा बड़ी नहीं बड़ी होगा। बातें बजट में कही गई हैं, आत्मनिर्भर की बात हुई है, डिजिटल भारत की बात हुई है, मेड इन इंडिया की बात हुई, मेक इन इंडिया की बात हुई, ये तमाम चीजें हमने देखी। आपको लग रहा है कि इस बजट से जो आप, मैं, दर्शक, किसान, व्यापारी, छोटा व्यापारी, किराना व्यवसायी, उन सब के लिए कुछ है इसमें? पांड्या साहब, ये भारत सरकार का 7वां बजट है। जब ये पहला बजट लेकर आए थे 2 करोड़ नौकरियों का वादा लेकर आए थे। दूसरा बजट आया तो उसमें नोटबंदी थोप दी। तीसरे बजट में जीएसटी लगा दी। चौथे बजट में जीडीपी 2 अंकों में रह गई।
5वें बजट में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था आ गई। 6वें में किसानों की आय दोगुनी की बात हुई और देश भर का किसान राजधानी दिल्ली में 2 महीने से कड़ाके की ठंड में पानी की बौछारें, वाटर कैनन और अश्रु गैस झेल रहा है। आज ये बजट आया, पता होना चाहिए कि देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, पर इन्हें पता नहीं है। जीडीपी वृद्धि स्थिर मूल्यों पर है, 5% से अधिक नहीं है। बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो जैसा भी कृषि विशेषज्ञ भगवान सिंह मीणा जी ने कहा है कि ग्रामीण अंचल में 9.2% बेरोजगारी है, शहरों में 8.9% बेरोजगारी है। कृषि क्षेत्रों में लाए गए किसान विरोधी कानून को अगर ये वापस ले करके किसानों के कृषि यंत्रों पर जो 18% टैक्स लगता है आयात निर्यात पर, उसमें छूट दे देते, किसानों के लिए कुछ खास लेकर आते, तो लगता कि 70-75% आबादी वाले इस देश में किसानों को राहत अगर मिली है तो कुछ अच्छा होता। ऐसा पर होता दिख नहीं रहा है। किसान डीजल का सबसे ज्यादा उपयोग करता है। ये तो नेगेटिव बातें हुई, लेकिन मैं आपको एक और चीज कह रहा हूं जो आप बात बता रहे हैं। 1040 रुपए सोना सस्ता भी हुआ है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन 1040 रुपए सुदेश जी सोना सस्ता भी हुआ है। जरा मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं काफी समय से सुंदरानी जी को देख रहा हूं, सोच रहे हैं। सुंदरानी जी, आप भी व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, कई व्यापारी आपके मित्र भी हैं, कई व्यापारी आपके साथ में आपकी छत्रछाया में पनपे हुए भी हैं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या लग रहा है आपको कि कम से कम उन साथियों के लिए कुछ है, और उन व्यापारियों से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति जो सुबह शाम सिर्फ मजदूरी की जुगत में रहता है, 2 जून की रोटी में लगा रहता है, उस तक सहायता पहुंचेगी? क्योंकि अगर व्यापारी कमाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उस तक पहुंचेगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा पंड्या जी कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा दिया है, स्थानीय लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, इससे स्थानीय आएगा। स्वास्थ्य में अगर 237% की बढ़ोतरी की गई तो निश्चित रूप से वो पैसा भी बाजार में आएगा। जब पैसा बाजार में आता है, जैसे आदरणीय जितेंद्र बरलोटा जी भी इस बात को कह रहे थे कि पैसा बाजार में आने के बहुत सारे प्रावधान सरकार ने किए। अभी कृषि की बात चल रही थी या समर्थन मूल्य की बात करी थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात चल रही थी। आप देखिए, यूपीए गवर्नमेंट 10 साल तक केंद्र में रही, यूपीए सरकार में 1300 रुपए तक धान का समर्थन मूल्य पहुंचा था, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में 7 साल के शासनकाल में 1835 रुपए, मतलब आप 535 रुपए करीब करीब समर्थन मूल्य बढ़ा है। तो लागत मूल्य का देवड़ा तो सरकार देने की स्थिति में आ गई है। और जो संकल्प है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का, निश्चित रूप से आप देखिए 68,000 करोड़ रुपए का धान खरीदी होता था पूरे देश में, आज वो करीब करीब 2,50,000 करोड़ तक पहुंचा है। तो सर, उसमें आपके छत्तीसगढ़ का भी तो योगदान है, उसको भी तो लीजिए। रोजगार तो बढ़े ना। अगर धान का उत्पादन बढ़ा, पूरे देश में धान का उत्पादन बढ़ा या कृषि उत्पादन, प्रदेश में बताया जा रहा है कि 20 साल में जो खरीदी नहीं हुई वो इस साल हुई, इन 2 सालों में हुई। देखिए, 20 साल में जो खरीदी नहीं हुई, तो ये उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया किसने प्रारंभ की? भारतीय जनता पार्टी के जिस समय 2000 से हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2000 से 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी। 16 लाख मेट्रिक टन चावल धान खरीदा जाता था, 16 लाख मेट्रिक टन। जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने उत्पादन बढ़ाने का काम किया